वालेकुम अस्सलाम। मेरी बस स्टार्ट हो गई है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
क्या हाल वालेकुम चाल है? कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने? सर सर चैप्टर वो 3 प्रॉब्लम चैप्टर 3 की अच्छा हाँ, प्रॉब्लम्स एम्पलीट्यूड की थी कुछ। मॉड्यूलेशन। हाँ, वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमने ख़त्म कर दिया था, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स की थी और यस उसकी मैंने असाइनमेंट अपलोड कर दी हुई है। कुछ तो अपनी बुक के प्रॉब्लम्स हैं और 2-3 प्रॉब्लम्स मैंने दूसरी बुक से वो पूरी कॉपी पेस्ट कर दिया था मैंने वहाँ पर LMS पर में। ओके सर। ठीक है, और वो देख लें तो नेक्स्ट वीक में ना उसमें से क्विज कर लेंगे। ओके ओके सर। ठीक है, और जो है उसमें आपको वो मैसेज तो मिल गया था ना ईमेल में, जो उनका था रिकॉर्डिंग वगैरह जो है वो डिलीट कर देंगे वो क्लाउड पर से। यस सर। तो वो फिर आप यस सर। डाउनलोड कर ले, पहले ही जब हो तो उसी वक्त डाउनलोड कर लिया करें। वैसे मैं जो है ना डाउनलोड करके उसको जी पोर्टल में, ये जो क्या वो जी ड्राइव में रखने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप डायरेक्टली वहीं से डाउनलोड कर दिया करें इन केस, ताकि ऐसा हो कि अगर कोई ना हो सके तो फिर तो ठीक है, अगर मैं ना कर पाऊँ तो आपने ऑलरेडी कर ली हो डाउनलोड। बेहतर प्रैक्टिस यही है कि आज हो जाएगा ना जब लेक्चर, तो उसी वक्त आप डाउनलोड कर लिया करें, क्योंकि आपके LMS पर तो आ रहा होता है ना वो। आई थिंक उन्होंने एक वीक का टाइम दिया, एक वीक के टाइम के अंदर आप उसे डाउनलोड कर लें, लेकिन मेरा मतलब है कि आप लेक्चर के फ़ौरन बाद ही कर लिया करें। क्या ख्याल है आपका? जी सर सही। ठीक है। अच्छा, आज हम नया लेक्चर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 4। और चैप्टर 4 जो है ना वो है इसको ब्रॉडली ना एंगल मॉड्यूलेशन कह देते हैं। अभी हमने क्या किया था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ी थी, और अब हम पढ़ेंगे एंगल मॉड्यूलेशन। तो हमने देखा था कि हमारे पास ना जो हमारा कैरियर, मॉड्यूलेशन का कंसेप्ट क्या है? मॉड्यूलेशन का कंसेप्ट ये है कि हमारे पास दो सिग्नल्स हैं। एक हमारे पास मैसेज सिग्नल है जिसको हम M(t) बोल देते हैं, और एक हमारे पास कैरियर सिग्नल है जिसको हम C(t) बोल देते हैं। और इन दोनों की मदद से हम एक तीसरा सिग्नल बनाते हैं जिसको कहते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जिसको हम S(t) लिख देते हैं। ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि ये जो है ना, ये तो हमें पता है ये एक साइनोसॉइड सिग्नल है, तो इसका कोई एम्पलीट्यूड है और कोई इसकी फ्रीक्वेंसी है और कोई इसका फेज है। ठीक है। अब ये मैसेज सिग्नल है, ये कुछ भी हो सकता है, मे बी अ वॉइस सिग्नल फॉर एग्जांपल है। ठीक है, कोई बात, यानी ये तो आर्बिट्रेरी सिग्नल है, कोई भी सिग्नल होगा, मगर ये हमेशा एक साइनोसॉइड है जिसकी एक कैरियर फ्रिक्वेंसी मौजूद है। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड भी है और इसका फेज भी है। अच्छा, अगर हम इसका एम्पलीट्यूड वेरी करें विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल, तो ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करें, चेंज करें विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल, तो ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और अगर हम इसका फेज चेंज करें विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल, तो ये हो जाएगी फेज मॉड्यूलेशन। ये आपको एक इन जनरल तो ये आइडिया हो गया होगा। ठीक है, यस मज़र ठीक कह रहा हूँ मैं? यस सर। ओके। तो अच्छा, अब हमने पूरा एक चैप्टर पढ़ा है किस बात पर? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पर। और उसमें हमने देखा था कि वी कैन वेरी द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर विद रिस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल। और उसमें हमारे सबसे बेसिक केस जो था वो था, उसको हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। और उसमें हमारे पास जो है क्या जा रहा था, उसमें कैरियर भी जा रहा था साथ में, और दो अपर साइड बैंड भी जा रहा था, और लोअर साइड बैंड भी हम ट्रांसमिट कर रहे थे। फिर हमने इससे जान छुड़ाई कैरियर से, तो हमारे पास डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर वाला स्कीम आ गई। इसमें जस्ट अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड हम ट्रांसमिट करते थे।
फिर एक VSB था, उसमें सिर्फ एक साइड बैंड, पूरा लोअर साइड बैंड या अपर साइड बैंड प्लस समथिंग थोड़ा सा पोर्शन ना किसी भी दूसरे साइड बैंड का, और एक था सिंगल साइड बैंड। इसमें सिर्फ अपर साइड बैंड हम ट्रांसमिट करते थे या लोअर साइड बैंड, ठीक है। और फिर इनकी मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन स्कीम्स भी हमने देखी, और ख़ास तौर से सिंगल साइड बैंड के लिए हमने एक और चीज़ देखी थी जिसको हमने हेट्रोडाइनिंग कहा था। और इसमें क्या होता है कि हम अपना सिंगल साइड बैंड जहां मर्जी प्लेस कर देते हैं, इन एडिशन टू द कैरियर फ्रिक्वेंसी। कैरियर फ्रिक्वेंसी तो हम एक जगह पर प्लेस करता ही है, लेकिन उससे क्या होता है कि वो दोनों साइड बैंड आ रहे होते हैं ना, तो ये अपनी मर्जी का हम एक और फ्रिक्वेंसी इसमें लोकल फ्रिक्वेंसी ऐड करके, तो एक किसी भी रिक्वायर्ड जगह पर इसको हम एक साइड बैंड को शिफ्ट कर देते थे। इसको हमने हेट्रोडाइनिंग का नाम दिया था, ठीक है। ये सारी बातें याद आ गई आपको? यस सर। ओके। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि अब हम कहते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक स्टैंडर्ड कैरियर है हमारे पास, कॉज ऑफ टी, और ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा, ये कलेक्टिवली ये चीज जो है ना, दिस इज एंगल। आपको पता है ना कॉज ऑफ थीटा होता है एक्चुअली एक फंक्शन, तो कॉज ऑफ थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह क्या आ रहा है, ये सारी चीज, तो एक्चुअली दिस इज एंगल। मानते हैं ना इस बात को? यस सर। तो एक्चुअली हम इस अगर मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करूं या मैं फेज को चेंज करूं, एक्चुअली तो एंगल ही चेंज होगा। क्या ख्याल है? यस सर। इसलिए मैं कलेक्टिवली इसको मैंने नाम दे दिया एंगल मॉड्यूलेशन का। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली फ्रिक्वेंसी चेंज कर रहा हूँ तो वो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो जाएगी, और अगर फेज चेंज कर रहा हूँ तो वो फेज मॉड्यूलेशन हो जाएगी। बट कलेक्टिवली मैं इसको एंगल मॉड्यूलेशन का नाम दे रहा हूँ। तो इस चैप्टर में हम हैं ये दोनों ही, फेज और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इस चैप्टर का नाम ही है फेज एंड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, मगर हमारा सारा जोर होगा फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन पर। और ये भी है कि अगर मेरे पास फेज मॉड्यूलेशन आ जाए तो उसकी सब कुछ मैं फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का हासिल कर सकता हूँ उससे, और अगर फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन मैं कर लूँ तो इससे सब कुछ मैं फेज मॉड्यूलेशन वाली भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता हूँ, ठीक है। तो कोई एक पढ़ लेना भी हमारे लिए काफ़ी है। बेसिकली यही बात यहाँ मैंने की थी कि हमने दो किस्में, एक है फेज मॉड्यूलेशन और एक है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और कलेक्टिव नाम है इनका एंगल मॉड्यूलेशन। अच्छा, जब एंगल मॉड्यूलेट हम करेंगे किसी सिग्नल को, तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल एस ऑफ टी, उसकी जनरल फॉर्म ये आएगी हमारे पास, यानी वही हमारा कैरियर सिग्नल है, बट दिस टाइम उसका एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट स्टे कर रहा है, वो वेरी नहीं कर रहा। और क्या चीज़ वेरी कर रही है? हमारा एंगल वेरी कर रहा है, तो उसको हमने थीटा सब आई कह दिया, यानी कि इंस्टेंटेनियस एंगल, एंड दैट टू इज फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ टाइम होने का मतलब क्या है? विद टाइम हमारा एंगल वेरी कर रहा है। एंगल वो पहले भी टाइम के साथ ही वेरी कर रहा है, जैसे कि ये मैं लिखता हूं, तो अगर टाइम वेरी हो रहा है तो एंगल भी वेरी हो रहा है ना। यस सर। बट मैं इसको ये डिफरेंट चीज़ है, ये डिफरेंट चीज़ है। इससे मेरे पास क्या आएगा? इससे तो मेरे पास एक सिग्नल आएगा, चूंकि एंगल वेरी कर रहा है तो इसका जो है ना इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, बट इसके साथ जो फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट है ना, दैट इज इंटैक्ट। यानी अब ये जो वेरिएशन है ना, ये एक्चुअली बेशक एंगल वेरी कर रहा है बट फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है मेरे पास, कैसे डिफाइन कर सकता हूं मैं उसको? 1 over t। नंबर ऑफ साइकिल्स पर पर सेकेंड, सेकंड।
ठीक है ना। और साइकिल क्या होता है, एक साइकिल में 2 पाई रेडियंस होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली क्या हो गई, रेडियंस पर सेकेंड, ऐसा ही है ना। जी सर। या फिर मैं इसको डिग्रीज पर सेकेंड भी कह सकता हूं, विच इज एक्चुअली एंगल। तो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली क्या है, इट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। क्लियर है ये बात। यस अच्छा, अब सर। मैं आपसे अगर पूछूं कि फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप मुझे कैसे बताएंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या है। अभी मैंने आपको बताया, लेकिन आप अपने अल्फाज में मुझे बताएं। सर इस तरह कहेंगे, मतलब साइकिल पर सेकंड या डिग्री पर वेरी सेकंड। गुड, वेरी गुड। अच्छा हमजा, पहले ना मैं वो खोल लूँ, तुम लोगों की क्लास पार्टिसिपेशन भी तो करनी है ना, तो मैं ज़रा तुम्हारे नंबर शंबर लगा दूँ। और आज है हमारे पास, अच्छा हमजा, तुमने ना मुझे बताया है अभी कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और क्या बताया, ज़रा दोबारा रिपीट कर दो सबके लिए। पर सेकंड या रेडियन पर सेकंड। रेडियंस पर सेकंड या साइकिल पर सेकंड, ठीक है। यस तो अगर अगर मैं मैयर करवाना हो कि फ्रीक्वेंसी कैसे मैयर करोगे, तो फिर तुम क्या करोगे। सर 1/t करके कर लेते हैं, जितना एक टाइम एक साइकिल में जब एक साइकिल पूरा होता है वो टाइम मेजर कर लेते हैं सर, तो वहां से फ्रीक्वेंसी निकाल। गुड। तो करना ये होगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि हमजा ने मुझे बताया कि फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। तो अगर मैं आपको एक सिग्नल दूं, फॉर एग्जांपल ये एक सिग्नल है, ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 है, एंड सो ऑन। इधर भी ऐसे ही चल रहा। तो अब मैं आपसे कहूं कि जरा मैयर करके बताओ क्या फ्रीक्वेंसी है, तो तुम क्या करोगे, इस सिग्नल को देखकर जरा मैयर करो। सर 1/2 देखना 0.5 हर्ट्ज आ जाएगी। तो तुम करोगे ये कि तुम देखोगे, अच्छा ये एक साइकिल हो गया, वही पैटर्न दोबारा रिपीट हुआ है, तो ये 2 साइकिल हो गए, वही पैटर्न दोबारा रिपीट हुआ है, तो ये 3 साइकिल हो गए। तो तुम देखोगे एक पैटर्न जो है ना, वो 2 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड। ओके, तुम कहोगे इसका टाइम पीरियड है 2 सेकेंड, और इसकी फ्रिक्वेंसी है 1/2। इसका मतलब है कि कितना हो गया, 0.5। साइकिल्स पर सेकेंड, कि आधा साइकिल 1 सेकेंड में, तो ये आधा साइकिल कर रहा है, ऐसी बात है ना। Yes. अच्छा, अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरा इस पर गौर करना है। यानी कम से कम एक साइकिल गुजरेगा, तो ही तुम मुझे फ्रीक्वेंसी बता सकते हो ना। अगर मैं सिर्फ इतना सिग्नल ड्रा कर दूं, इस पूरे सिग्नल का तुम्हें सिर्फ इतना हिस्सा शो करूं, तो तुम फ्रीक्वेंसी बता सकते हो, नहीं सर। नहीं No, बता sir. सकते।
टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी तुम्हें एक ड्यूरेशन चाहिए, उस ड्यूरेशन में तुम्हें पैटर्न्स नजर आए तो फिर तुम कहोगे कि भाई इस ड्यूरेशन में इसने इतने साइकिल्स किए हैं तो 1 सेकंड में कितना साइकिल करेगा। ऐसा ही है ना? तो अगर मैं तुम्हें कहूं कि इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी बताओ तो ये एक स्टूपिड कंसेप्ट होगा, बिकॉज एक इंस्टेंस पर मैं कहता हूँ यहाँ क्या है फ्रीक्वेंसी है भाई, तो भाई ये मैग्नीट्यूड तो मैं नाप सकता हूँ यहाँ पर क्योंकि वो एक इंस्टेंस पर होता है, मगर फ्रीक्वेंसी नहीं नाप सकता मैं। फ्रीक्वेंसी नापने के लिए तो मुझे एक ड्यूरेशन चाहिए, इंस्टेंस पर नहीं हो सकती ये काम। क्या ख्याल है? यस सर। यस कोई सर। ठीक है ना? कुछ बात बन रही है कि ऐसे ही बस यस सर कह रहे हो? यस सर, ये तो शुरू से पढ़ते आ रही है कंसेप्ट। इंस्टेंटेनियस तो होती ही नहीं कभी फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी इंस्टेंटेनियस नहीं होती बिकॉज वी नीड अ ड्यूरेशन फॉर दैट टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। कुछ टाइम गुजरेगा, कुछ साइकिल्स गुजरेंगे तो फिर ही यस हम सर। फ्रीक्वेंसी पढ़ सकते। फाइन। अच्छा, ये अब कह रहा है कि नहीं, एंगल जो है ना वो चेंज हो रहा है इंस्टेंटेनियसली, और एंगल चेंज होने के लिए दो चीज़ें हैं जो चेंज हो सकती हैं, जैसे कि हमने देखा था कौन कौन सी चीज़ें। फेज और फ्रीक्वेंसी। हाँ, ये इसकी जगह क्या होगा, 2π/f(c)t प्लस थीटा सी। अगर ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है तो मैं इंस्टेंटेनियस एंगल फिर मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन अगर अगर फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है और या फिर ये चेंज हो रहा है या दोनों चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है मैं फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली बता नहीं सकता कि क्या है, क्योंकि जाहिर है एक एक चीज़ यूं चल रही है पहले, फिर वो यूं चलना शुरू हो गई, फिर यूं चलना शुरू हो गई। और तो फ्रीक्वेंसी मैं कैसे नापूंगा भाई, अभी क्या फ्रीक्वेंसी है, अभी क्या फ्रीक्वेंसी है। मसलन यहाँ तक अगर मैंने नापा था तो मैं कहूँगा फ्रीक्वेंसी तो 0.5 हर्ट्ज़ है, लेकिन अगर मैं यहाँ तक नाप लूँ और टोटल ड्यूरेशन को देखूँगा तो मैं कहूँगा जी फ्रीक्वेंसी है से 1 हर्ट्ज़, लेकिन अगर मैं यहाँ तक देख लूँ तो मैं कहूँगा हो ये तो 10 हर्ट्ज़ भी हो सकती है। तो क्योंकि ये तो चेंज होती जा रही है, तो नंबर ऑफ साइकिल ड्यूरेशन जिस ड्यूरेशन में है वो कुछ और है। मैं अगर ये पूरी ड्यूरेशन लूँगा यहाँ से यहाँ तक, तो हो सकता है इसमें नंबर ऑफ साइकिल्स कितने आ गए, 1 2 3 4 आ गए हैं। एक थोड़े टाइम में ज़्यादा नंबर ऑफ साइकिल आ गए। लेकिन अगर ये वाले में नंबर ऑफ साइकिल लेता तो इसके लिए तो टाइम कितना चाहिए था, इतना टाइम चाहिए था आगे एक और साइकिल। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर मैं ये एंगल चेंज कर रहा हूँ बाय चेंजिंग फ्रीक्वेंसी और बाय चेंजिंग फेज, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो कोई कंसेप्ट सही बनता नहीं है, मैं वो मेजर नहीं कर सकता। सो देयर इज सम एम्बिग्विटी। चलें, अगर एग्जैक्टली समझ नहीं भी आई बात तो हमें ये तो समझ आ गया कि देयर इज सम एम्बिग्विटी इन इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी कंसेप्ट। यस सर। ठीक है, ओके। तो वो कहता है कि चलो मैं ना इसको फॉर्मलाइज करने की कोशिश करता हूँ, मुश्किलात जो होंगी वो बाद में देखेंगे, लेकिन फॉर्मलाइज करने की कोशिश करता हूँ। कहते हैं ये तो हमें पता लग गया ना कि फ्रीक्वेंसी है क्या, रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, तो मैं देखता हूँ एक टाइम पर जो मेरी थीटा है और थोड़ी टाइम के बाद जो थीटा है उनमें जो एंगल का फ़र्क है वो ले लेता हूँ और डिवाइड बाय टाइम कर लेता हूँ। तो थ्योरेटिकली तो मेरे पास जो है ना वो फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए ना। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ अभी क्या एंगल था इस टाइम पर t1 पर, और इस टाइम पर क्या एंगल है। तो एंगल का फ़र्क अगर मैं निकाल लूँ, डिवाइड बाय मैं टाइम करूँ, तो मुझे पता लग जाएगा हाउ द एंगल इज चेंजिंग, द रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ एंगल। ठीक है ना? तो वही किया इसने। ये डेल्टा ये टी क्या है, इट इज इक्वल टू t1 प्लस डेल्टा टी। ये चीज़ समझ आ गई, ये चीज़ यस सर। यानी इस टाइम पर जो थीटा है माइनस जो इस टाइम पर थीटा है, तो थीटा का फर्क आ जाएगा ना।
डिवाइड बाय द टोटल टाइम डेल्टा टी. So what is delta t? T2 minus T1. तो मेरे पास ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, बट ये 1/2 पाई से परेशान ना हो, ये तो स्केलिंग फैक्टर है, ये मैं नॉर्मलाइज किया है कि वो मेरी ड्यूरेशन सारी जो है ना वो 2 पाई तक ही जाएगी, 2 पाई से आगे मैं नहीं जा रहा. तो ये अगर मैं लिमिट लगा दूं कि ओके अब मैं डेल्टा टी जो है ना छोटा करना शुरू कर देता हूँ, तो आपको पता है ना कि लिमिट के जो डिफरेंस से हमने डेरिवेटिव कैसे बनाया, अगर ये डिफरेंस जीरो को अप्रोच करेगा तो मेरे पास ये डिफरेंस जो है ये डेरिवेटिव बन जाएगा. कैलकुलस से याद है ये चीज या नहीं याद? जी सर. ओके. अच्छा, तो वैसे मैंने फ्रीक्वेंसी क्या कही थी? रेडियंस पर सेकंड. तो अब क्या है? चेंज इन रेडियंस जी सर. डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन सेकंड. है तो वही चीज ना, ज्यादा परेशानी की बात तो नहीं है ना? नहीं सर. ठीक है. ओके. तो फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल. ये फॉर्मली इसने बस लिख लिया और कोई बात नहीं है. फ्रीक्वेंसी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल. तो ये चीज है. अब इससे इससे फायदा इसको क्या हुआ कि यहाँ ये इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट किसी हद तक फॉर्मलाइज करने में कामयाब हुआ. कि वैसे मुझे चाहिए था, मुझे एक पूरा ड्यूरेशन चाहिए था जिसमें पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए, मगर ये लिमिट का कंसेप्ट लगाकर इसने कहा कि ओके अगर सिर्फ इतना टाइम के लिए भी मैं ऑब्जर्व कर लूँ ना किसी चीज को, तो मैं फिर भी फ्रीक्वेंसी बता सकता हूँ. एग्रीड? जी सर. अच्छा, ये बहस जो है ना ये है जरा कॉम्प्लिकेटेड. सिर्फ मैंने इसलिए आपको बताई थी कि एक आपको फ्लेवर मिल जाए कि इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी जो है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट नहीं है कि जो आप आराम से कह लेंगे ओके ठीक है जो भी किसी भी इंस्टेंस पर जो फ्रीक्वेंसी मेजर कर दी वो हो जाएगी. ऐसे नहीं है. इंस्टेंस के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है ड्यूरेशन के साथ. लेकिन जिस तरह हम पहले भी कई जुगाड़ लगाते आए हैं, तो इस दफ़ा भी हमने ये जुगाड़ लगा लिया, हमने इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी को भी डिफाइन कर लिया एक तरीके से. ठीक है. और एंड द फार्मूला इज गिवन बाय दिस थिंग. अच्छा, अब नोट करो कि अगर अगर ये मेरे पास एक सिग्नल है कंटिन्यूस कैरियर सिग्नल व्हिच इज इक्वल टू दिस, तो किसी भी इंस्टेंस पर मैं इसका एंगल नापूं तो क्या आएगा? ये आएगा. किसी भी इंस्टेंस पर क्या एंगल होगा? ये एंगल होगा. तो अब हमारे पास दो इंस्टेंटेनियस एंगल्स हैं. ठीक है. एक जो यहां पर वेरिएशन की वजह से आएगा, या यहां पर वेरिएशन की वजह से आएगा. ये रियली प्रॉब्लमेटिक चीज है. बट अगर मैं एक सिंपल कैरियर को देखूं तो उसका इंस्टेंटेनियस एंगल तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ ना, क्योंकि कॉज का तो आपको पता है कॉज वेव का एंगल तो बहरहाल चेंज हो रहा होता है 0 to 2 पाई. तो मैं अगर किसी भी एंगल वेव को मेजर करूँ, मैं कहूँगा अच्छा यहाँ क्या एंगल है भाई, तो आप बता देंगे π/2 है. मैं पूछूंगा यहाँ क्या एंगल है, तो आप बताएंगे पाई है. मैं यहाँ पूछूंगा तो इस तरह आप क्या 3π/2 यही बताएंगे ना. ठीक है. और ये चेंज इन एंगल फ्रीक्वेंसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा, बट ये वाला चेंज इन एंगल फ्रीक्वेंसी के साथ प्रॉब्लम दे रहा है. एनी हाउ वी हैव अ नोशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एंगल जो कि अनमॉड्यूलेटेड कैरियर के सूरत में तो कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा हमें. ठीक है. हाँ, जब मैं इसको चेंज करना शुरू कर दूंगा फिर ये प्रॉब्लम देना शुरू कर देगा. तो एनी हाउ हम आगे चलते हैं. तो अगर मैं फेज मॉड्यूलेशन सिग्नल करना चाहूँ तो ये जो एंगल है जो अभी मैंने यहाँ पर लिखा था कैरियर का एंगल, ये एंगल कैसे चेंज करूंगा कि ये जो इसका मैं कहूँगा आई एम जस्ट चेंजिंग द फेज. ये जो फेज है ना इसका, ये कैसे चेंज कर रहा हूँ?
linearly with the message signal. अब देखो अदरवाइज अगर मैं कोई कॉज शुरू करता, इससे कॉज आपको पता है ना यहाँ से शुरू होता है, लेकिन मैं इसको किसी कॉज को यहाँ से भी शुरू कर सकता हूँ। उस सूरत में इसका फेस क्या होगा? इसको मैं क्या कहूंगा? शिफ्ट फेज शिफ्ट प्लस 90 कर दूंगा ना, या Yes. बल्कि यहाँ माइनस आएगा। सिग्नल्स को अगर मैं सामने रखूं ना तो यहाँ माइनस 90 आएगा। ये भी कॉज है, इसको कैसे लिखूंगा? दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है बट ओनली फेज इज डिफरेंट। नोट करो, ये फेज डिफरेंट होने से इसकी फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है ना? ये तो एग्री करते हैं ना सारे? जी सर। सर मगर एंगल पे ये वाला लेकिन क्या? हाँ बोलो हमजा। सर एंगल पे फिर भी पड़ जाएगा, मतलब अगर हमने सिर्फ फेज शिफ्ट किया तो भी एंगल पे फर्क पड़ जाएगा। देखो यहाँ जो नोट करने वाली बात है ना कि दिस फेज इज एक्चुअली गिवन एट द स्टार्ट ऑफ द वेव, यस सर। और जब एक दफा हमारी वेव स्टार्ट हो गई, जिस मर्जी फेज से स्टार्ट हुई हो, उसके बाद ये चेंज नहीं हो रहा, ये अपनी जगह कांस्टेंट है। यस सर। लेकिन ये जो केस है ना, ये वेव स्टार्ट हो गई और उसके चलते चलते हम ये चेंज करते जा रहे हैं। नाउ ये फंडामेंटली डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। बहरहाल ये भी फेज है और ये फेज चेंज हुआ है, बट ये फेज चेंज होने के साथ इसके सिर्फ स्टार्ट का फर्क पड़ता है, बाकी फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये वाली जो चीज है ना, इसमें क्या है कि कैरियर स्टार्ट हो गया, जिस मर्जी फेज से स्टार्ट हुआ है, बट वाइल रनिंग इसका फेज चेंज होता जा रहा है। तो ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज बनेगी। ठीक है, ये अभी हम इमेजिन नहीं कर पा रहे, लेकिन अभी मैं आपको डायग्राम बताऊंगा तो हम उसको देख लेंगे। ठीक है, ओके। तो अब मैं चूंकि फेस को चेंज कर रहा हूं, तो इसलिए मैं इस सिग्नल को कहूंगा, ये जो इंस्टेंटेनियस एंगल है विच इज चेंजिंग विद टाइम अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। और मैसेज सिग्नल के साथ भी कैसे चेंज हो रहा है? लीनियरली। मैं इसको यूं भी कर सकता था, अगर मैं इसको केपी स्क्वायर कर देता तो ये लीनियर ना रहता है ना, या यहाँ वेरिएबल को मैं डाल देता, एम स्क्वायर टी कर देता। अब ये लीनियर नहीं है क्योंकि स्क्वायर टर्म आ गई ना, स्क्वायर इज नॉट लीनियर। लेकिन चूंकि मैं इसको जस्ट आपने फिर अगेन वही चीज आ गई है मेरे पास, क्या अच्छा, अगेन वो स्ट्रेट लाइन फिर हमारे सामने आ गई है। स्ट्रेट लाइन का क्या फार्मूला है? एंड इफ इंटरसेप्ट इज 0 तो ये क्या बन जाएगा? अब गौर करो, तो ये क्या है? x is variable, this is a variable, m is constant, this is a constant, so this is a straight line. यस। ठीक है, तो ये जो थीटा चेंज हो रहा है ये लीनियरली चेंज हो रहा है। ठीक है, अब ये इंस्टेंटेनियस थीटा को मैं जब इस कैरियर में डालता हूं, तो अब ये क्या मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, वो क्या है? AC cos 2 pi FCT प्लस वेरिंग फेज विद टाइम। और ये फेज कैसे वेरी हो रहा है? ये मेरा मैसेज सिग्नल वेरी कर रहा है। So the phase of carrier is varying with respect to the message signal. Therefore, I call this signal phase modulated signal. Clear है ये बात? यहां तक बात समझ आ गई? ओके। अच्छा, अब दूसरा कंसेप्ट लेते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। है भी एंगल मॉड्यूलेशन, लेकिन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मैं क्या कहता हूँ, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय कैरियर फ्रीक्वेंसी और उसमें कोई चेंजिंग फैक्टर। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी होती कैरियर की, ये मेरे पास ये कैरियर है, ये मेरे पास जो है ना कैरियर है। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? FC। तो ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है ना। जी सर। अब मैं चाहता हूं कि इसको चेंज करूं,
तो कैसे चेंज होगी, एक ये जो मेरी कांस्टेंट है इसमें मैं कोई चीज ऐड कर देता हूँ तो ये चेंज हो जाएगी, है ना। यस सर जी। अब ये चेंज कैसे होगी, फॉर एग्जांपल ये एम टी भी मैं एक साइनोसॉइडल सिग्नल ही अगर ले लूँ तो एम टी +1 से लेकर -1 तक वेरी कर रहा है। फर्स्ट किया इसका एम्पलीट्यूड 1 ही है, और ये के एफ जो है ना ये वही है जो हम सेंसिटिविटी फैक्टर कह लेते हैं, तो इसको भी मैं 1 ही रख लेता हूँ, यानी 100% मॉड्यूलेशन में कह रहा हूँ हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा, मेरी इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, ये एफ सी -1 से लेकर एफ सी +1 तक वेरी करेगी, ऐसा ही है ना। जी यस सर। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये फैक्टर जो कि इसमें ऐड हो रहा है वेरी करूंगा तो ये जो कैरियर फ्रिक्वेंसी है कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी, ये भी वेरी करेगी, ठीक हो गई ना बात। तो सो माय इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय carrier frequency plus some modification factor which is actually dependent upon my message signal and that too linearly with sensitivity factor kf। f का मतलब है f frequency modulation, p लगा दूंगा तो मतलब हो जाएगा phase modulation। अच्छा, अब अगर ये फ्रीक्वेंसी मेरी चेंज हो रही है तो मुझे तो ये चाहिए ना, मुझे तो मेरा सिग्नल तो ये है ना। अब ये चीज मैंने इसको सप्लाई करनी है, ये तो कांस्टेंट है। अब हाउ आई कैन सप्लाई वेरिंग फ्रीक्वेंसी ओवर हियर, तो ये पूरा तो थीटा आई है ना, पूरा तो ये एंगल है ना। इसका मतलब है सम हाउ इसको मैंने एंगल में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है क्या रिलेशनशिप है, एफ इज इक्वल टू, अभी हमने पीछे देखा था क्या था, डी थीटा बाय डी डी डी। टी, और एक स्केलिंग फैक्टर 1/25 का इसमें आ रहा था। तो इसका क्या मतलब है, अगर मैंने डी फाई निकालना है तो ये क्या बन जाएगा, बोथ साइड को इंटीग्रेट कर लूं तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ना। इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ मेरे पास थीटा आ जाएगा और यहाँ मेरे पास एफ आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यानी अगर मैं एफ को इंटीग्रेट कर लूं तो मेरे पास थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करो, क्या आएगा, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं बोथ साइड को तो क्या बनेगा, और इसने कहा था 2 पाई से मल्टीप्लाई भी कर दो ना, वो जो से कि हमने देखा था। तो ये अकॉर्डिंग टू दिस थिंग, ये 2 पाई इधर ले गया, ठीक है। और इंटीग्रेट कर दिया तो क्या आ जाएगा, इधर थीटा आ जाएगा ना, यस सर थीटा जी। इज इक्वल टू दिस थिंग, ऐसे ही है ना। जी सर। तो बस यही किया मैंने इधर भी। तो जब मैंने इसका मतलब है इसको इंटीग्रेट करने से 2 पाई से मल्टीप्लाई करने से मेरे पास थीटा आई आ जाएगा। तो जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया, जो कि जाहिर है दो टर्म्स हैं, तो एक टर्म में मेरे पास क्या आ गया, एफ सी डी टी, ये जमा 2 पाई के एफ एम टी डी टी। तो ये तो टाइम पर इसमें कोई चीज़ डिपेंड नहीं करती, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई एफ सी और डी टी, और इधर क्या आ जाएगा, 2 पाई के एफ और एम ऑफ टी अंदर, और ये भी डी टी के साथ। तो डी का आपको पता है ना, डी टी का इंटीग्रल क्या आएगा, टी आएगा, तो ये 2 पाई एफ सी टी आ गया। और इधर जो है वो 2 पाई के एफ तो एज इट इज आ गया, और बस हमारे पास इंटीग्रल रह गया हमारे मैसेज सिग्नल का। तो ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस एंगल आ गया, ठीक है।
अच्छा, अब बस ये थीटा मैंने उठाकर कैरियर में डाल दिया, तो मेरे पास थीटा की जगह क्या आ गया, 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई के एफ इंटीग्रल ऑफ द मैसेज सिग्नल। तो ये मेरा एंगल बन गया इंस्टेंटेनियस। दिस होल थिंग इज एक्चुअली माय इंस्टेंटेनियस एंगल। तो अब ये जो जो एंगल है जो चेंज हो रहा है, एक्चुअली ये फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने ये फ्रीक्वेंसी मॉडिफाई की थी, इसलिए ये सिग्नल जो है ना मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहलाएगा। अच्छा, अगर मैं ये है एफ एम, अगर मैं इधर पी एम भी इधर ही लिख लूं तो वो क्या था, इधर जस्ट था के पी एम ऑफ टी। तो ये एग्जैक्टली वही है, सिर्फ यहाँ पर क्या यूज हो रही है, क्या हो रहा है, यहाँ पर मैसेज सिग्नल डायरेक्टली यूज हो रहा है और यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ मैसेज सिग्नल यूज हो रहा है। तो बस बेसिकली दोनों में यही एक फर्क है, नोट किया। दिस इज जस्ट स्केलिंग फैक्टर, इसको मैं इतना लिफ्ट नहीं कराऊंगा। तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि एफएम में जो मॉड्यूलेशन में जो फाई है दैट इज डिपेंडिंग ऑन इंटीग्रल ऑफ द मैसेज सिग्नल, और पीएम में जो हमारा इंस्टेंटेनियस एंगल है दैट इज डिपेंडिंग ऑन मैसेज डायरेक्टली इटसेल्फ। ठीक है, नोट कर ली ये बात आपने। जी सर। एक्चुअली दोनों वेरी सिमिलर हैं, एक से मैं दूसरे को डिड्यूस कर सकता हूँ। अच्छा, अब ये एक चीज देख लो, ये अगर मेरे पास कैरियर सिग्नल है विच इज अ साइनोसॉइड ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ सी, और ये मेरे पास एक मैसेज सिग्नल है जो कि वेरी सिंपलेस्ट केस में मैंने खुद एक साइनोसॉइड ले लिए। फर्क क्या है कि एफ सी इज वेरी हायर देन एफ मैसेज। ठीक है दोनों साइनोसॉइड ही। तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी शक्ल यूं आ जाती है, एक एनवेलप हमें एग्जैक्टली मैसेज की शक्ल का नजर आता है, और चूंकि डबल साइड बैंड है तो ये नीचे भी वैसे ही एक चीज हमें नजर आ रही है। ठीक है, यानी इसमें क्या है, एएम में मुझे जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो किसी ना किसी तरह विजिबल भी है। मैं अगर उसकी ऑसिलोस्कोप पर देख लूं सिग्नल, तो मुझे वो कैरियर के ऊपर वो उसका एनवेलप जो है ना मैसेज सिग्नल की शक्ल का साफ नजर आ जाता है। मगर अगर मैं एंगल मॉड्यूलेटेड केस देखूं जिसमें कि मेरे पास जो है वो पीएम भी है और एफएम भी है, तो उसमें मैं देख रहा हूं कि जस्ट क्या हो रहा है, अपेरेंटली लग रहा है कि फ्रिक्वेंसी कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, ऐसे ही लग रहा है। ठीक है, लेकिन जो मैसेज सिग्नल है वो कहीं डायरेक्टली विजिबल नहीं है। ये बात क्लियर हो गई आपको? यस सर, ये ओके। अच्छा, ये एक एग्जांपल है, मैंने ये कह सर रहे हैं कि लेकिन हाँ जी बोलें। सर एंगल भी तो सेम ही मतलब थिंग थी, जो एंगल लास्ट जो स्लाइड थी सर उसमें। सर ये जो पहले डायग्राम है इसमें सिर्फ एंगल चेंज हो रहा है ना, एंगल हाँ मॉड्यूल। हाँ, लेकिन सर फ्रीक्वेंसी और फेज भी तो अल्टीमेटली मतलब एंगल ही है चेंज हो रहा इसलिए दोनों को एंगल मॉड्यूलेशन कहते हैं ना। यहाँ से एक चीज़ आपको नज़र आ रही है कि पीएम या एफएम देखकर ज़रूरी नहीं है कि आप पहचान जाओ कि ये एएम है या पीएम है। ठीक है, ये पीएम है या एफएम है। ठीक है, डायरेक्टली ज़रूरी नहीं है कि पता लग जाए। ठीक है, अभी क्लियर हो जाती है ये बात, हम आगे देखते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगी हमें। यानी और सर यहाँ जब जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एक साइनोसॉइड थी ना, तो ना तो मुझे पीएम में फ़र्क पता लग रहा था और ना ही एफएम में। हैं ये डिफरेंट, और इन्फॉर्मेशन कैसे कैरी करती हैं वो भी एक डिफरेंट मामला है, लेकिन विजुअली मैं पहचान नहीं सकता कि ये एफएम है या कि पीएम है। ठीक है, अब बताएं क्या क्वेश्चन कह रहे हैं आप? सर मैं कह रहा कि जैसे एएम, ये जो एंगल मॉड्यूलेशन ये तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की तरह ही लग रहा है देखने में, जैसे हम उसमें कर रहे थे सेम वही, एक एनवेलप बन गया एंगल में।
नहीं नहीं, ये एएम है, ये ऊपर वाला एएम है, ये है पीएम और ये एफएम। तो इसमें मतलब कहाँ नजर आ रहा है पीएम में आपको? मतलब ये जो ऊपर वाला ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। ये तो कंपेयर करने के लिए मैंने आपको एएम का सिग्नल दिखाया है ना। ठीक है सर, एएम में मुझे लगा एंगल मॉड्यूलेशन तो नहीं कह रहे नहीं हैं, नहीं नहीं एएम नहीं नहीं एंगल। नहीं, एएम का मतलब है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, सही है। ठीक है, तो एंगल मॉड्यूलेटेड का मतलब है इट्स अ जनरल नेम फॉर ओके। पीएम एंड एफएम, और इसमें और भी कई किस्म की चीजें आ सकती हैं, तो इसलिए हमने उनको जेनेरिक नेम एंगल मॉड्यूलेशन कहा हुआ। लेकिन हम क्लियरली इसको बताएंगे कि ये पीएम की बात कर रहा हूँ या एफएम की बात कर रहा हूँ। सही है ठीक है, सर, समझ। ओके। अच्छा, अब चूंकि ये मुझे पता लग गया है कि इसमें मैसेज सिग्नल विजिबल नहीं है, so I must study the properties of angle modulated waveforms या PM waveforms या FM waveforms। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि आप नोट करो कि इस वाले सिग्नल को देखो, इसका एम्पलीट्यूड सेम चल रहा है। ठीक है, पीक वैल्यू सेम है, इसमें पीक वैल्यू चेंज हो रही है। फर्क पता लग रहा है ना, ये बिल्कुल एक कांस्टेंट चल रही है चीज। यस सर। तो आपको पता है कि साइनसॉइडल सिग्नल की पावर क्या होती है? पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं आप? वैसे ये चीज ना आपको रट जानी चाहिए कि एक साइनसॉइडल सिग्नल में पावर क्या होती है। सर सिग्नल पावर का किस स्क्वायर होता है। ये होता है ना, इस तरह ही होता है यस। ना, एक पीरियड के ठीक। लिए हम ले लेते हैं 0 to t कह लो। ठीक है, तो इसकी जगह मैं तो इसको कैलकुलेट किया था आपने कभी? यस सर। क्या सिग्नल आइडिया, सिस्टम। कैसे कैलकुलेट किया था? पावर कैसे कैलकुलेट, मैं इसको जूम कर देता हूँ, और क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी। इसमें क्या पावर है, कोई कैलकुलेट कर सकता है? मुझे जस्ट कोई आइडिया दे दे, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे आइडिया कोई दे दे कैसे कैलकुलेट हो सकती है। कैलकुलस तो आता है ना आपको? यस सर, वन प्लस कोस करके वो ओके ओके, वो डबल एंगल वाला फार्मूला लगा देना, यस। ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2। इसको रिप्लेस कर देते हैं इससे, तो इसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एक हाफ वाला और एक ये कॉस 2 थीटा बाय 2। ये कंपोनेंट जीरो हो जाएगा और सिर्फ ये कंपोनेंट मेरे पास रह जाएगा, यस सर। हाफ डी टी। तो वो ये आ जाएगा टी माइनस जीरो इज इक्वल टू टी बाय टू। ठीक है, और ये चूंकि स्क्वायर भी इधर 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 चलो, वो तो मैंने रिप्लेस ही कर दिया था ना इसको। तो ये क्या चीज़ है, ये एम्पलीट्यूड 1 वाला मैंने कंसिडर किया था, और अगर मैं एसी वाला कंसिडर करता तो वो एसी इधर आ जाता, कॉमन पहले एज अ कांस्टेंट में बाहर निकाल लेता। ठीक है, ऑल राइट, यस सर। ओके। तो अगर मैं ये पीरियड भी 1 कंसिडर कर लूँ तो एग्जैक्टली यही आ जाएगा मेरे पास। तो एक एक जस्ट एक अंदाजा आपको हो गया ना पावर साइनसॉइडल की क्या होती है, पीक स्क्वायर ओवर 2, हाफ पीक स्क्वायर, हाफ एसी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो एवरेज पावर है ना, दैट इज नॉट द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट्स जस्ट द फंक्शन ऑफ द एम्पलीट्यूड। ठीक है, क्लियर है ये यस बात? सर। तो अब मेरी एफएम वेव या पीएम वेव जो, चूंकि उसका वो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रह रहा है, तो उसमें पावर भी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, जबकि एएम में ऐसा नहीं था। ठीक है, एएम में क्या था कि हाँ, अगर हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स चेंज करेंगे तो अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड और कैरियर में पावर वेरी करेगी। याद है ये बात? जी सर। इसमें एक यस न्यूमेरिकल सर। भी है, इसमें न्यूमेरिकल भी है वो पावर का, वो जरा ध्यान रखना है, इम्तिहान में भी आ सकता है वो। ओके सर। ओके, तो पहली बात तो ये हो गई कि एफएम पीएम में पावर कांस्टेंट होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो मॉड्यूलेशन है ना एफएम और पीएम, ये नॉन लीनियर प्रोसेस है। ठीक है, नॉन लीनियर का मतलब है सुपरपोजिशन लॉ फॉलो नहीं करता। अगर मैं एक सिग्नल लूँ M1
तो उसका आ जाएगी ये मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म, एक सिग्नल M2 ले लूँ उसकी ये आ जाएगी, लेकिन इन दोनों का सम करूँ ना तो मॉड्यूलेटेड वेव क्या आएगी, AC cos 2 pi FCT प्लस KP into M1 which is sum of two signals. अब मैं इन दो सिग्नल्स को ऐड करूं तो ऑब्वियसली ये और ये दो सिग्नल्स का सम बराबर नहीं है, इसलिए ये नॉन लीनियर है, सुपरपोजिशन लॉ फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो FM भी नॉन लीनियर है और PM भी नॉन लीनियर है। अभी कहता है इर्रेगुलरिटी ऑफ जीरो क्रॉसिंग। तो जीरो क्रॉसिंग क्या होती है, वो जगह जहां पर सिग्नल हमारा वैल्यू उसकी जीरो हो जाती है। जैसे कैसे, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सिग्नल है, तो ये इस टाइम पर ये मेरा स्केल टाइम का है और ये से f(t) है। तो इस टाइम पर इसने इसकी वैल्यू क्या हुई, जीरो। इस टाइम पर इसकी वैल्यू जीरो है, इस टाइम पर जीरो है, इस टाइम पर जीरो। अच्छा, अब अगर ये सिग्नल है, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल के तौर पर एक सिग्नल ले लेता हूं जो कि साइनोसॉइडल सिग्नल है। तो अब मुझे बताएं कि ये टाइम और ये टाइम सेम है। एक साइनोसॉइडल सिग्नल है, तो ये जो जीरो, पहली दफा इसने जीरो क्रॉस किया, पहली दफा जीरो पर था, ये टाइम जीरो पर। तो अब पहली क्रॉसिंग कब हुई, ये नॉट पर क्रॉसिंग है, और पहली क्रॉसिंग कब हुई, टाइम 1 पर, ये जीरो है। और फिर तीसरी क्रॉसिंग कब हुई, टाइम 2 पर, ये भी जीरो है। फिर टाइम 4 पर ये जीरो है। तो मुझे बताएं कि डेल्टा टी जो है, यानी कि T1 माइनस टी नॉट या T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2, ये सारे सेम हैं या नहीं? सेम है सर। यस सेम है सर, ना? सेम है। सेम है। दैट मीन्स कि इसमें जीरो क्रॉसिंग की ना रेगुलरिटी मौजूद है। जीरो क्रॉसिंग इज रेगुलर। ठीक है, ये बात समझ आ रही है ना? एक साइनोसॉइडल सिग्नल में जीरो क्रॉसिंग रेगुलर होती है। यस सर। लेकिन अगर मैं इसको देखूं, इस डायग्राम को देखो, यहां जीरो क्रॉसिंग रेगुलर नजर आ रही है? नो सर। नहीं नजर आ रही। एक्चुअली FM और PM में ये जो मैंने कहा था ना, ये प्रोसेस ही नॉन लीनियर है। ये जाहिर होता है इस इर्रेगुलरिटी की शक्ल में। चूंकि प्रोसेस नॉन लीनियर है तो उसकी जो ये मैनिफेस्टेशन है, ये जीरो क्रॉसिंग वाली, यहाँ आपको नॉन रेगुलरिटी नजर आएगी। और एक्चुअली जो हमारा सिग्नल जो कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एक एनवेलप की शक्ल में नजर आता था, वो इंफॉर्मेशन इसकी मैग्नीट्यूड की वेरिएशन में, एम्पलीट्यूड की वेरिएशन में नजर आती थी। वो इंफॉर्मेशन यहाँ जीरो क्रॉसिंग के रेगुलेशन में, जीरो क्रॉसिंग के जो टाइम पैटर्न बनता है ना, उसमें हमें मिलेगी। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ कैरी कर रहा है, जीरो क्रॉसिंग्स में कैरी कर रहा है। जीरो क्रॉसिंग्स के रेट में जो तब्दीली आ रही है ना, उसमें ये इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। क्लियर है ये बात? यस सर। ओके। अच्छा, ये तो मैंने बात कर ली कि उसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में तो हमें साफ नज़र आती है मैसेज सिग्नल, लेकिन जो FM और PM में हमें ये मैसेज सिग्नल की विजुअलाइजेशन कोई नहीं है। और इनफैक्ट जो मैंने आपको बता दिया, ज़ीरो क्रॉसिंग में वो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, तो वहाँ भी हम विजुअलाइज नहीं कर सकते। ज़ीरो क्रॉसिंग्स को देखकर भी मैं नहीं बता सकता कि मैसेज किस किस्म का है, या ये PM है या FM है। तो यहाँ काफ़ी डिफ़िकल्टी है हमें। ठीक है, अच्छा, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये प्रॉपर्टीज़, ये पांचवी प्रॉपर्टी ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ट्रेड ऑफ इंक्रीज ट्रांसमिशन बैंडविड्थ फॉर इम्प्रूव्ड नॉइज परफॉर्मेंस। अच्छा, ये थोड़ी सी इस पर मैं आपको फूड फॉर थॉट देना चाहता हूँ कि लेट्स से मेरे पास एक सिग्नल है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल,
क्या है, AC cos, और मैं इसको कहता हूं कि फंक्शन ऑफ टाइम, यानी फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी कैसे वेरी करती है मुझे पता है, वो हमने कैसे लिखी थी, इज इक्वल टू कैरियर फ्रीक्वेंसी प्लस सम चेंज इन द फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल, ऐसे ही लिखी थी ना। यस सर। तो मैंने आपको कहा कि मैसेज सिग्नल, एक मैंने मिसाल के तौर पर एक सिंपल साइनोसॉइड ले ली जिसका एम्पलीट्यूड +1 से लेकर -1 तक में वेरी करता है। तो मेरी फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, वो FC -1 से लेकर FC +1। FC +1 तक वेरी करेगी। तो इसकी बैंडविड्थ क्या हुई, हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, तो बैंडविड्थ क्या हुई इसकी, FC +1 माइनस FC -1, which is equal to FC +1 minus FC +1 is equal to 2, only 2, एक बड़ी छोटी सी बैंडविड्थ है, ठीक है। तो अपेरेंटली मुझे नज़र आ रहा है कि अगर मैं किसी तरह ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कर लूँ जिसमें कि फ्रीक्वेंसी, कैरियर की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही हो अकॉर्डिंग टू अ मैसेज सिग्नल, तो जो बैंडविड्थ हमारी यूटिलाइज होनी चाहिए वो क्या है, वो FC प्लस मैक्सिमम वैल्यू और FC माइनस मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान होनी चाहिए, और वो बड़ी छोटी सी बैंड हो जाती है। फ़र्ज़ किया मैं ये वेरिएशन अगर यूं भी कर लेता कि FC +100 हर्ट्ज़ और FC -100 हर्ट्ज़ के दरमियान होती, तो ये 200 हर्ट्ज़ की बैंडविड्थ बन जाती। मैं ये 1000 हर्ट्ज़ की वेरिएशन भी कर लेता तो 2000 हर्ट्ज़ की बैंडविड्थ बन जाती। समझ रहे ना, बैंडविड्थ बहरहाल मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है कि बहुत थोड़ी बनती, ठीक है। यस मगर ऐसा हुआ नहीं, ये मेरी खुशफहमी जो है ना ये चली नहीं। आगे हम देखेंगे जब हम इसकी स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो हम देखेंगे कि ये तो बैंडविड्थ तो मुसीबत बन गई है, बहुत ही ज़्यादा आ गई है, ठीक है। मैं समझ रहा था बैंडविड्थ मेरे कंट्रोल में आ जाएगी, और AM में जो मुझे बैंडविड्थ का मसला आ रहा था कि डबल द बैंडविड्थ में ट्रांसमिट कर रहा था डबल साइड बैंड में, और मैं कहता हो बड़ा नुकसान हो गया, B की जगह 2B मुझे ट्रांसमिट करना पड़ गई है, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम था मैसेज सिग्नल का, और मैं कह रहा था कि जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है वो डबल साइड बैंड के साथ आ रहा था ना, तो ये इसकी बैंडविड्थ थी 2B। मैं कह रहा था यार AM में तो बड़ा मसला है कि जो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ है वो डबल द सिग्नल बैंडविड्थ है, यस इसकी बैंडविड्थ नहीं है ना। तो मैंने कहा था यार ये देखो, अगर मैं इस तरह करूँगा फ्रीक्वेंसी को चेंज करूँ तो मेरे ख्याल में जो बैंडविड्थ आ रही थी ना उसकी क्या आ रही थी, टू FH माइनस FL आ रही थी, और वो आर्बिट्रेरी थी, मैं कंट्रोल कर सकता था, मैं 2 हर्ट्ज की भी बैंडविड्थ ले सकता था। तो वो तो मेरे मज़े आ जाते ना अगर मैं इतनी छोटी बैंडविड्थ में करता, तो यहाँ 2B में इतनी बड़ी बैंडविड्थ में मैं एक कन्वर्सेशन ट्रांसमिट कर रहा हूँ, और वहाँ अगर 2 हर्ट्ज में एक कन्वर्सेशन ट्रांसमिट हो रही है, तो मेरे तो टेलीफोन कंपनी होती तो मेरे तो वारे न्यारे हो जाते, मैं तो पूरे मुल्क को जो है ना कवर कर लेता, एक ही कंपनी सारे मुल्क को कवर कर लेती, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्यों नहीं हो सका, ये उसी कन्फ्यूजन में है कि जब मैं ये कर रहा था तो मैं समझ रहा था कि इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी एक चीज़ होती है, जबकि हमने शुरू में जो बहस की उसमें पता लगा कि इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी एक्चुअली कोई चीज़ नहीं होती। और वो जो कंसेप्ट सादा सादा सा मैं समझ रहा था ना कि मैं चेंज कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो रही है, वो कंसेप्ट इतना सादा नहीं है। इस प्रोसेस में नॉन लिनियरिटी आ गई है, और वो कंसेप्ट जो मैं सादा समझ रहा था वो कुछ और है फिलहाल, शायद इतनी ग्रिप में नहीं है हमारी अंडरस्टैंडिंग की, लेकिन पता लग गया मुझे कि वो जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट था जिससे मुझे बैंडविड्थ बहुत कम मिल रही थी, एक्चुअली वो केस है नहीं, ठीक है।
तो यहाँ इसने क्या कह दिया, इंक्रीज ट्रांसमिशन बैंडविड्थ। इसका मतलब है कि एफएम या पीएम में कोई ऐसी चीज है कि उसका जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का स्पेक्ट्रम बनेगा उसकी बैंडविड्थ यानी कि एस ऑफ एफ की बैंडविड्थ, मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बैंडविड्थ बहुत बड़ी होगी किससे, मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ। ठीक है, ठीक है। लेकिन वो कहता है इसका ये सिर्फ ये नहीं है कि निरा नुकसान ही है, इसको कोई फायदा भी है। वो कहता है फायदा ये है कि उसकी वजह से इसकी नॉइस परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। इसका मतलब है कि एएम अगर आप ट्रांसमिशन करेंगे और आप उसको रिसीव करेंगे सिग्नल को, तो हो सकता है कि बहुत ही बुरी आवाज़ आपको सुनाई दे ड्यू टू नॉइस। लेकिन एफएम रेडियो आपने भी सुना हुआ है और आप जानते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी होती है, बहुत क्लियर आवाज़ होती है। होता है ना ऐसे ही? यस सर। वो इस वजह से होता है कि उसमें बैंडविड्थ ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है। तो देयर इज सम कॉस्ट फॉर एवरीथिंग ना, या अगर आपको कॉस्ट, आप किसी चीज की कीमत ज़्यादा है तो फिर उसमें खूबी भी कोई ना कोई होती है। ठीक है, तो बहरहाल अभी हमें ये पता लग गया है कि एफ एम पी एम में बैंडविड्थ ज़्यादा होती है, ये प्रोसेस नॉन लीनियर है, इसमें ज़ीरो क्रॉसिंग्स इरेगुलर हैं, और इसमें जो है ना एक फ़ायदा हमारे हाथ में आ गया, यानी वी गॉट अ हैंडल ऑन नॉइज परफॉर्मेंस। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ऐसी कोई चॉइस ही नहीं थी हमारे पास कि बैंडविड्थ हम अपनी मर्जी से आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकें। यहाँ पर हमारे पास ये चॉइस मौजूद है, समहाउ ये चॉइस हमारे पास मौजूद है, और उस चॉइस को एक्सप्लॉइट करके हम इसकी नॉइस परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। इसमें कोई इशू तो नहीं है? पूछ लो। नहीं सर। सर नहीं, अभी तो नहीं। ओके, अच्छा ये एक एग्जांपल है, अब एग्जांपल को देख लें आप। ये कह रहे हैं कि अब अभी तक तो मैं आपको ना एक जस्ट एम ऑफ टी की बात करता रहा हूँ कि कोई भी मैसेज सिग्नल, और एक बड़े सादा सी मैंने एग्जांपल दी थी आपको साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल की। अब ये इसने एक और एग्जांपल कहा है कि मैसेज सिग्नल इज अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम टाइम जीरो एंड गोइंग ऑनवर्ड, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये है कि पहले जो मैंने आपको मिसाल दी थी ना साइनोसॉइडल सिग्नल की, वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही थी, +1 से लेकर -1 तक। अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, नो लिमिट। जितना आगे टाइम ले जाएंगे उतनी यहाँ ले जाएंगे टाइम, तो वैल्यू कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है ऐसा ऑप्शन है कि फ्रीक्वेंसी कैन कीप ऑन गोइंग अपवर्ड, बढ़ती चली जाए। मैसेज सिग्नल की बात समझ आ गई? मैसेज सिग्नल कैसा है हमारे पास, यस सर। इट्स अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, कैरियर की फ्रीक्वेंसी वो इसने एक मिसाल के तौर पर ले ली है, और ए की वैल्यू भी उसने ले ली है। ए आपको पता है ना, स्ट्रेट लाइन में ए क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, ओके, तो मैसेज सिग्नल हमें क्लियर है, कैरियर सिग्नल हमें पता है क्या होता है, और मॉड्यूलेटेड सिग्नल के स्टैंडर्ड फार्मूले हमारे पास मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि इसको हम फेज मॉड्यूलेशन कैसे होगी। फेज मॉड्यूलेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, फेज मॉड्यूलेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, एस ऑफ एफ इज इक्वल टू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस के पी, ये वो उसकी सेंसिटिविटी है, और ये मैसेज सिग्नल मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, मैसेज सिग्नल ये है, बिफोर टाइम जीरो इट इज जीरो, तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो। तो बिफोर टाइम जीरो मेरे पास सिर्फ कैरियर सिग्नल ही चल रहा है। ठीक है, और आफ्टर टाइम जीरो मेरे पास ये चीज आ गई। अब ये टाइम के साथ स्ट्रेट लाइन बढ़ती चली जा रही है। तो टाइम के बाद जो है ना, जीरो के बाद मेरे पास ये सिग्नल है, उससे पहले ये सिग्नल है। ठीक है, अब आपके जहन में कोई बात आ रही है कि इसको तो मैंने बड़े आराम से ड्रा कर दिया, इस पोर्शन को कैसे ड्रा करूंगा? कोई बात आ रही है आपके जहन में, हाउ टू ड्रा दिस सिग्नल, यस सर, कैसे ये ड्रा करूं? मुश्किल है।
अब ये दिस इज नॉट इंट्यूटिव। मैं ये सोच सकता था यार ये बढ़ता जा रहा है तो शायद फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, यस सर। मगर ऐसा ऐसा है नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कुछ और चीज़ है, फेज कुछ और चीज़ है, एंड दैट टू इंस्टेंटेनियस। तो इसको इसने कैसे हैंडल किया है? तो यहाँ जीरो क्रॉसिंग हमारी मदद को आती है। कहता है मुझे पता है कि कोई भी साइनोसॉइडल सिग्नल हो, जीरो, उसका फेज जीरो हो या कुछ भी हो, लेकिन वो जीरो कब होता है? ये तो साइन है, मैं कॉज अगर लूंगा, ठहरो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये जीरो कब है? कब है ये जीरो? ये सिग्नल कहाँ तो कहाँ जीरो cos होता 90 0 होता है। है? पाई बाय 2 पर जीरो है ना? जी सर, यहाँ और अगले पाई बाय 2 पर भी जीरो है, और इधर अगले पाई बाय 2 पर जीरो नहीं, यहाँ अगले पर जीरो है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सिग्नल है कब जीरो है? पाई बाय 2 पर और उसके ऑड मल्टीपल्स पर, यानी पाई बाय 2, ये क्या है? ये ऑड मल्टीपल है, कौन सा है यार? एक पाई बाय 2 यहाँ भी गुजरा है ना, ये 1 पाई बाय 2, ये 3 पाई बाय 2, ये 5 पाई बाय 2। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? यस सर, सही कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसको ना इस मैथमेटिकल कंसेप्ट को ऐसे लिखा जाता है। इस तरह लिखने से ये रेगुलर हो गए हैं पैटर्न, 0 1 2 3 4 5 6। अदरवाइज मैं कैसे लिखता? मैं कहता n पाई n इज ऑड, लेकिन पाई बाय 2 प्लस n पाई लिखने से n जो है ना वो कंटिन्यूस पॉजिटिव इंटीजर बन गया। तो जब n जीरो होगा तो पहली जीरो क्रॉसिंग कहाँ आएगी? पाई बाय 2 पर। और जब n 1 होगा तो पहली जीरो क्रॉसिंग कहाँ आएगी? 3 पाई बाय 2 पर। समझ आ रही है ना? दिस इज पाई बाय 2, दिस इज 3 पाई बाय 2, अगली कितनी आएगी? 5 पाई बाय 2 पर। क्लियर है? तो ऑड 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 सीरीज को लिखने का ये एक तरीका है, इस पर जरा गौर कर लेना। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि दिस इज माय एंगल इन रेडियंस, और जब ये एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो जाएगा तो वहां जीरो तो होगा कॉस लाजमी। ठीक है, तो अब मेरे पास ये एक इक्वेशन आ गई है, तो इसको कैसे मैं करूंगा? इसमें मैंने टी एन निकालना है। टी एन इज दैट टाइम जिस पर कि ये सिग्नल जीरो होता है। ये इक्वेशन बन गई, तो टी एन इधर छोड़ दूं, ये उधर डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास टी एन का फार्मूला आ जाएगा। इसमें तो मसला नहीं है ना? नहीं सर। तो टी एन का ये फार्मूला आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा? जस्ट एन की वैल्यू डालता जाऊंगा और जीरो क्रॉसिंग मार्क करता जाऊंगा। ठीक है, तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो टी एन की ये वैल्यू आ गई। नाउ दिस इज फेयरली रेगुलर, इसमें मुझे कोई इरेगुलरिटी नजर नहीं आ रही। देखो फॉर एग्जांपल टी जीरो क्या है? इसको मुझे बताओ, टी जीरो क्या है? टी जीरो की क्या वैल्यू है? हाफ। टी वन की क्या वैल्यू है? क्या वैल्यू है? 3 बाय 2, है ना? यस यस सर। और टी टू की क्या वैल्यू है? 5/2, और टी थ्री की? 7/2। ओके, अब इनका फर्क देखो, क्या है फर्क? इसमें कितने का फर्क है? एक का। इसमें कितने का 1 का। फर्क है? एक का। इसमें कितने का फर्क है? एक का। यानी बिल्कुल रेगुलर इंटरवल के बाद जीरो क्रॉसिंग आ रही है। क्लियर? यस सर, यस सर। अब नोट करने की ये बात ये है कि रेगुलर इंटरवल के बाद अगर जीरो क्रॉसिंग आ रही है, दैट मींस फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी इज नॉट वेरिंग। यस क्लियर हो गई? जबकि यहां अगर मैं वैसे देखता
तो मुझे ये बात क्लियर नहीं हो रही थी कि ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी या वेरी करेगी या क्या होगी। जब मैंने इसको फेज मॉड्यूलेट कर लिया तो मुझे एक्सप्रेशन देखकर पता नहीं लग रहा था कि इसका प्लॉट कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये तो जब मैंने जीरो क्रॉसिंग निकाली तो मुझे पता लगा कि मॉड्यूलेशन के बाद ये सिग्नल मे बी एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर चले जाए मगर वो होगी कांस्टेंट वो फॉर दिस वेरी पर्टिकुलर सिग्नल। ठीक है, यस अब सर। इसको ओके ओके, अब दूसरा देख लेते हैं, एफएम करके देख लेते हैं। तो एफएम में क्या था, वो जो मेरे पास उसका जेनेरिक फार्मूला क्या था, प्लस के एफ और क्या था, कोई वो 2 पाई वगैरह पाई था, कुछ ऐसी चीज थी है ना, और इंटीग्रल था मैसेज का। यस ठीक है, बल्कि मैं देख लूं कि वो एक्सप्रेशन क्या था एग्जैक्टली। टू पाई के एफ था। ठीक है, 2 पाई के एफ। टू पाई के एफ और ये 0 to t। ठीक है, और एम ऑफ टी क्या था मेरे पास, वो एक स्ट्रेट लाइन थी। ठीक है, विद स्लोप ए ए और तो जब ये 0 है तब तो ये पोर्शन 0 हो गया ना, यस तो कैरियर ही है, ये कैरियर वेव भी चल रही है टाइम 0 तक, तो कैरियर ही चल रही है। उसके बाद यहाँ पर ये चीज आ गई, तो मैं डाल लेता हूँ इसमें एम टी क्या था मेरे पास, एटी। यस तो एटी तो ए कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास इधर क्या बन जाएगा, 2 पाई के एफ ए, 2 पाई के एफ ए, और फिर अंदर मेरे पास बन गया था टी का इंटीग्रल, तो वो आ जाएगा t²/2। तो 2 कट गया, तो मेरे पास ये पोर्शन रह गया π/k/f(a)t²। क्लियर है ये बात? यस सर ओके, अब ये इसको, इस सिग्नल को अगर मैं प्लॉट करना चाहूं तो इसको देखकर मैं प्लॉट नहीं कर सकता। तो अगेन वही मैं जीरो क्रॉसिंग वाली हेल्प लूंगा और मैं कहूंगा दिस इज माय इंस्टेंटेनियस एंगल, दिस इज माय इंस्टेंटेनियस एंगल, एंड एट what angle this signal is 0, at odd multiples of π/2। ये एंगल अगर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा तो ये cos 0 हो जाएगा। तो अब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है और इसमें मैंने tn निकालना है, वो टाइम जिस पर कि जीरो क्रॉसिंग होती है। अब नोट करने की बात है कि पहले वाले में tn और tn यहाँ आ रहा था, वो लीनियर थी, यहाँ tn और tn स्क्वायर आ गया, दैट मीन्स इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मुझे tn मालूम करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा और फिर उसके 2 रूट्स आ जाएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्लियर है ये बात सबको? यस सर यस सर। अच्छा, तो मैं वो रूट्स निकाल लेता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करके, उसमें मैंने पॉजिटिव वाला ले लिया, दिस इज माय पॉजिटिव रूट। अब मैं इसको जरा सिंप्लीफाई कर लूँ और गिवन वैल्यूज इसमें डाल दूँ, जो कि इसने क्या दी हुई है, एफ सी की वैल्यू भी दी हुई है, के एफ की वैल्यू भी दी होगी और ए की वैल्यू भी दी होगी। वो सब वैल्यूज डाल लो तो मेरे पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी इसी रूट की। अब मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि मैं अगर टी नॉट निकालूं, टी नॉट निकालूं तो कोई वैल्यू आएगी, T1 निकालूं, T2 निकालूं, T3 निकालूं, T4 निकालूं, और इनका मैं डिफरेंस देखूं तो मुझे साफ नजर आ जाएगा कि ये पैटर्न रेगुलर इंटरवल पर नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर रूट एंड ऑल दीज नॉन लीनियरिटीज। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब बहरहाल जब मैंने निकाल ली को 10 15 20 मैंने वो TN निकाल लिए, तो मैं उसका प्लॉट तो बना सकता हूँ ना।
तो मैंने ना वो प्लॉट इसका बनाया है, मैंने पता नहीं यहाँ वो प्लॉट आपको दिखाया है कि नहीं दिखाया, ये है वो प्लॉट। तो मैंने वो जीरो क्रॉसिंग लगानी शुरू की, तो मैंने देखा कि यार ये तो जो वेव फॉर्म बन रही है, यूं लग रहा है कि फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती चली जा रही है। टाइम के साथ साथ जीरो क्रॉसिंग्स करीब से करीब तर आती जा रही हैं और फ्रिक्वेंसी ज्यादा से ज्यादा होती जा रही है। तो आपने नोट किया कि एफएम में ये देखें बिल्कुल डिफरेंट चीज आपके सामने आई है, और पीएम में एक बिल्कुल डिफरेंट चीज सामने आई। पीएम में सिर्फ 2 फ्रिक्वेंसीज आपको विजिबल हैं, जबकि एफएम में बेशुमार फ्रिक्वेंसी, दुनिया की तमाम फ्रिक्वेंसीज इसमें आ जाएंगी, क्योंकि ये आगे बढ़ता जा रहा है, इन्फिनिट सिग्नल है ना। क्लियर हुई ये बात? यस सर। अच्छा, यस सर। एक बात हमें और समझ में आ गई कि ये 2 पीएम और एफएम आपने देखे, बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं ना। यस सर। और शुरू में जो मैंने एक यस एग्जांपल सर। आपको दिखाई थी, उसमें चूंकि वो मैसेज सिग्नल एक साइनोसॉइड था, यहाँ डिफरेंट मैसेज सिग्नल है, वहां डिफरेंट मैसेज। तो एक केस में आपको देखकर बिल्कुल पता नहीं लग रहा कि ये पीएम है कि एफएम है, कोई निशानी मुझे समझ नहीं आ रही, कैसे मैं ढूंढ लूं कि ये पीएम है कि एफएम है, ठीक है। लेकिन जब मेरा मैसेज सिग्नल चेंज हुआ, तो जो नतीजे में मेरे पास वेव फॉर्म्स आई हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब मैं बड़े आराम से, अगर थोड़ा बहुत मुझे पता है ना, तो मैं साफ बता सकता हूँ यार ये तो पीएम है, ये एफएम है। तो इसका मतलब है कोई रूल नहीं है मेरे पास कि मैं आपको कहूँ कि हमेशा ऐसे होगा। द फॉर्म ऑफ पीएम एंड एफएम डिपेंड्स ग्रेटली ऑन मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल अगर डिफरेंट होगा तो इनकी शक्ल सूरत बिल्कुल डिफरेंट आ सकती है। क्लियर है ये बात? जी सर। यस सर। ओके। अच्छा, ये क्या कह रहा है? For PM, regularity of zero crossing is maintained. The instantaneous frequency changes from unmodulated value fc to a new constant value of this. अब ये कैसे नई वैल्यू निकाल ली इसने, ये कोई मुझे बता सकता है? PM अभी आपने सॉल्व किया है और आपने देखा उसमें सिर्फ 2 फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं सिग्नल में। तो क्या हम कोई मुझे बता सकता है कि वो पहले तो कैरियर फ्रीक्वेंसी चल रही थी, तो जब मॉड्यूलेट हो गई तो वो एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास सिग्नल की, वो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, कोई बता सकता है मुझे? सर टाइम ही निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड देख। अच्छा, यहाँ ना ये देखें इसने लिख तो दिया है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर सोचें ना तो आप ये निकाल भी लेंगे, ये एक्सप्रेशन आप निकाल भी लेंगे। कैसे निकालेंगे, मैं आपको थोड़ा सा ना हिंट देता हूँ। हमने अभी पढ़ा था कि इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्या होती है? 1/2 पाई डी थीटा आई बाय डी। dt। तो थीटा आई अभी हमने क्या निकाला था? इस केस में क्या था? फेज मॉड्यूलेशन में क्या निकला था? टू पाई FCT प्लस करके था कुछ इस तरह। चलो मैं देख कर बताता हूँ आपको। फेज मॉड्यूलेशन में वो था ये 2 पाई FCTN प्लस KP ATN, यही था ना। अब इसको मैं अगर इसका डेरिवेटिव ले लूं तो क्या आएगा? ये तो 2 टर्म्स बन गई है ना, 2 पाई FC, ये तो फिर इसका 1 ही आ जाएगा ना, और जमा इसका क्या आएगा? KP A, यही आएगा ना, KP यही आएगा ना। यस। अच्छा, और इसमें 1/2 पाई भी हमने करना है, तो ये तो कट गया, ठीक है। तो क्या रह गया मेरे पास? FC FC प्लस के। प्लस FC plus KD over 2 pi। KP
A by 2 pi, exactly this thing. Yes, sir. ठीक है, अब इसमें A की वैल्यू डालो, KP की वैल्यू डालो, तो FC की वैल्यू डालो, तो नई फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तुम्हारे पास। क्लियर? Yes. Yes, sir. ओके ओके। अच्छा जी, अच्छा ये कहता है कि अगर मेरे पास मैं देखूं ना इसको, FM को और PM को, तो मैं अगर मेरे पास एक फेज मॉड्यूलेटर है या और एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर, तो मैं फेज मॉड्यूलेटर से जो है ना FM भी कर सकता हूँ, और अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर से मैं PM भी कर सकता हूँ। कैसे? मेरे पास था PM में क्या था, ये था ना, और FM में क्या था, टू पाई के एफ 0 to t m tau d tau। यानी FM में सिग्नल का इंटीग्रल यूज हो रहा है, और PM में सिग्नल बजाते खुद यूज हो रहा है। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक सिग्नल आ रहा है m of t, और उसको मैं इंटीग्रेट कर दूं, और इसको फेज मॉड्यूलेटर कर दूं, ठीक है, तो यहाँ मैसेज की जगह क्या आ जाएगा, इंटीग्रल आ जाएगा। Yes, sir. फेज मॉड्यूलेटर मैसेज को यूज करता है ना, तो वो तो इसको मैसेज समझेगा, तो मेरे ओरिजिनल मैसेज का इंटीग्रल यहाँ आ जाएगा, तो जवाब में मेरे पास FM वेव आ जाएगी। और अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर और मैं उसको m of t दूं और डिफरेंशिएटर लगा दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएटर डेरिवेटिव आ जाएगा, और उसको मैं FM दे दूं। FM क्या करता है, इस सिग्नल को इंटीग्रेट कर देगा, जब इसको इंटीग्रेट करेगा तो मेरे पास फिर मैसेज सिग्नल आ जाएगा, तो यहाँ पर मैसेज सिग्नल यूज हो जाएगा बजाय इंटीग्रल के, तो मेरे पास जवाब में क्या आ जाएगा, फेज मॉड्यूलेटेड वेव आ जाएगी। ये बात क्लियर हो गई है सबको, Yes, sir. कि मैं अगर ओरिजिनल यूज करूं और फेज मॉड्यूलेटर यूज करूं तो जवाब में FM मिल जाएगी, और अगर मैं ओरिजिनल सिग्नल को डिफरेंशिएट करके FM यूज कर लूं तो मुझे PM वेव मिल जाएगी। क्लियर? Yes, sir. सर अच्छा ये फिर नेक्स्ट टाइम देख लेंगे सर। अच्छा, चलो ये वाला टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट, तो हम FM से अब हम नेक्स्ट लेक्चर में FM करेंगे। ठीक है, बट वो जो असाइनमेंट मैंने दी हुई है ना, वो असाइनमेंट आपने ज़रूर देखनी है, और ये नेक्स्ट लेक्चर, यानी नेक्स्ट लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट वीक के पहले लेक्चर में उसका क्विज हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अच्छी ठीक है तरह सर। तैयारी करनी है। ये देखें, ये ज़रा डिमांडिंग कोर्सेज है, नहीं करेंगे ना, उसमें दिमाग पर जोर नहीं डालेंगे ना, बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा ठीक है, सर, ये हमारे हाँ, फाइनल यूनिवर्सिटी में होंगे ना? मोस्ट प्रोबेबली वो यूनिवर्सिटी में होंगे, इसलिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि आप चीटिंग करेंगे, बट अगर आपके पास ओपन बुक टेस्ट हो ना, तो बहरहाल आपकी याददाश्त पर इतना जोर नहीं पड़ता ना, तो लेकिन अगर आपके पास क्लोज बुक एग्ज़ाम हो, आपको यूनिवर्सिटी में आकर देना पड़े, फिर बहुत कुछ आपके दिमाग में महफूज होना चाहिए, वो तब तक नहीं होगा जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा मैं आपकी रोल कॉल कर लेता हूँ। अब्दुल रहमान आया हुआ है, अफ़ान आसिफ, Yes, sir. Present. रिदवान प्रेजेंट है, अली सुहेल प्रेजेंट प्रेजेंट है, सर। फहद इफ्तिखार प्रेजेंट है, फहद प्रेजेंट सर। ओके, फैजान, यस सर। हमजा ताहिर, सर उस वो ऑन था, लेक्चर में ऑन था, तो अभी थोड़ी देर पहले अच्छा किया है, उसके बाद चली गई है। अच्छा ठीक है, और हशाम सरवर, हसन अली, Present, sir.
खुरम शहजाद, मोहम्मद एहसन, प्रेजेंट सर। ओके, हमजा रमजान, हसन, हसाम, Yes, sir. हसाम, Yes, sir. खुनशान। सर उसने मेल कर दिया आपको। अच्छा ठीक है। मजहर, Yes, sir. उमर फारूक, Yes, sir. उमर हयात, उमर हयात मौजूद है? हाँ मौजूद है, ठीक है। वकास, Yes, sir. मुश्तबा, Present, sir. शाहजेब, शाहजेब नजर आ रहा है कहीं पर? शाहजेब मेरे ख्याल नजर नहीं आ रहा है ना। शिराज खालिद, ये मौजूद Yes, है। sir. सुलेमान मौजूद है? सुलेमान No, sir. मौजूद है? No, sir. अच्छा वो मौजूद नहीं है। उजैर, Present. उजैर मौजूद, ठीक है ये ठीक है। तो ये हम लेक्चर स्टॉप करते हैं, फिर इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।